आवाज आ रही है बेटा? सबको आवाज आ रही है मेरी? देखिए हम लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं, है ना? ये सवाल बड़ा अहम है। देखिए एक अकाउंट की रेगुलर क्लास नहीं है ये आप एग्जाम ओरिएंटेड कह लीजिए, रिवीजन कह लीजिए, या वन शॉट कह लीजिए। आजकल 3 नामों से ये क्लासेज होती हैं। ये एडवांस अकाउंट की क्लास है। टारगेट क्या है? सितंबर 26 सीए इंटर का एग्जाम। वैसे कोई भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज तो खैर होगी ही होगी, बट बेसिकली ये सितंबर सीए इंटर के लिए अच्छा है। जनवरी के बच्चे अगर किसी का कोर्स हो गया है वो भी पढ़िए, कोई बुराई नहीं है, पढ़ने में क्या ही बुराई है। क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या कवरेज होगा। जितने भी एस हैं हम लोग कोशिश करेंगे, और जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है ना, इनका कॉन्सेप्ट तो हम लोग 100% कवर करने की कोशिश करेंगे। और जितनी प्रैक्टिस हो सके, जाहिर है प्रैक्टिस सारी तो नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना? ये हम लोगों का टारगेट होगा। ठीक है बेटा, ये हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा हम लोग करें। अब कहां से शुरू किया जाए? अगर आपके पास कोई प्लान है तो बताएं, वरना मेरा ये होगा कि जो कॉन्सेप्चुअल एस हैं, थोड़े टफ माने जाते हैं, उसे टफ तो कोई होता नहीं है, आप पढ़े हैं सब जानते हैं, उनको पहले कवर किया जाए। जो मेन चैप्टर है उनको पहले कवर किया जाए, फिर और बातें देख लेंगे। तो मैं बहुत प्लानिंग में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि एफएम में हमने पढ़ा है, एसएम में, कि बढ़िया प्लान और खराब एक्सक्यूशन किसी काम का नहीं है। और थोड़ा कमजोर प्लान भी हो लेकिन बढ़िया एक्सक्यूशन वो ज्यादा बेहतर है। तो लंबी प्लानिंग नहीं करके एक ब्रॉड हम लोग केवल सोच लेते हैं कि देखो ये टारगेट है, हम लोग 25 अगस्त तक पढ़ेंगे, और उसके बाद तो क्या ही पढ़ेंगे, उसके बाद तो एग्जाम ही होगा। ठीक बात है कि नहीं? उसके बाद तो मेन आपका एग्जाम ही होगा बेटा। तो 25 अगस्त है, आज 25 जून है, तो 2 महीने में 25 क्लासेज निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। 13 क्लासेज होती है तो 13 दूना 26 क्लास तो हो ही जाएगा। तो 25 25 ना सही 26, 26 ना सही 24, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लासेज इफेक्टिव होनी चाहिए और आप भी इफेक्टिव रहें। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आपने जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में पढ़ा है, वो सब एक बार फिर से हरा भरा हो जाएगा। आप कुछ रिवीजन मेरे साथ कर लीजिए, आप समझ जाएंगे किन पॉइंट पे स्ट्रेस देना चाहिए। फिर बचे हुए रिवीजन आप चाहें तो खुद भी कर लीजिएगा, वैसे मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है ना? मेन चैप्टर जैसे अमाल्गमेशन, इंटरनल, बाई बैक, कैश फ्लो सर करा दीजिए, बिल्कुल करा देंगे बेटा। कहें तो वहीं से शुरू करते हैं, हमें कोई आपत्ति थोड़े ना है। ये एकदम आपके लिए बैच है बेटा, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। यहीं से शुरू करा दें, ठीक है ना? चलिए, तो मैं आपको आज शुरू करा देता हूं बेटा। बाई बैक पहले कराता हूं, और फिर समय बचेगा तो कुछ और करेंगे, वरना बाई बैक ही करते हैं पहले, ठीक है ना? या पहले कैश फ्लो कर लें? बताइए कौन सा कर लें?
कैश फ्लो कर लीजिए, आपने लिखा है कैश फ्लो ब्रांच इन्वेस्टमेंट, आइए कैश फ्लो करते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने कैश फ्लो का ये सब कुछ का थोड़े से नोट्स बना रखे हैं कॉन्साइज, जो मेरी क्लास की हमेशा से खूबी रही है, ऐसे मैं नोट्स बना लेता हूं। कोई भी हो, जैसे ये एफएम का है, ऐसे ही मैंने एडवांस अकाउंट का बना रखा है, वो आपको मैं ऐप में वहीं मैं शेयर कर दूंगा और आप ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं देखूं ऐप में शेयर है कि नहीं, अगर शेयर है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी बोलता हूं वो शेयर कर देंगे। बैच में डलवा देता हूं, ठीक है ना, बैच में से शेयर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल देता हूं। प्रदीप, प्रदीप एडवांस अकाउंट के जितने नोट्स हैं ना, सब इस बैच में डाल दीजिए जो आपने बैच बनाया है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बैच में आ जाएगा बेटा, आप वहां से देख लेना। अभी तो कोई फाइल इसमें मैं देख रहा हूं नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, थोड़ी देर में सारी फाइल आ जाएगी। वहीं पे ऐप में है, मनी मैम के पास भी है और बाकी ऐप में भी है। मनी मैम से पूछ लीजिए, अतुल सर से पूछ लीजिए, ठीक है बेटा। सर रिकॉर्डेड क्लास ऑल्सो अवेलेबल और नॉट, बिकॉज जिनका ऑफिस है उन्हें लाइव प्रॉब्लम, बेटे रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा, है ना बेटा, बिल्कुल, ये तो बैच में चल जाएगा ना, उसके बाद जब मर्जी वैसे देखो, कोई मनाही थोड़े ना है। एक बार बेटा बैच में चल गया, उसके बाद जब आपका मन करे तब देखिए, कोई मनाही नहीं है। लीजिए, ये रहा बेटा आपके सामने कैश फ्लो, ठीक है ना। क्या है कैश फ्लो? सीएफएस एक स्टेटमेंट है शोइंग ऑल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, एक छोटी सी बेसिक बात है। ड्यूरिंग ए पीरियड जनरली फाइनेंशियल ईयर की बात हम कर रहे हैं तो वही होगा। इन ए सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, सबसे बड़ी बात यही है, कैश अकाउंट में तो कहीं भी कुछ भी डेट वाइज लिखा होता है, रिसीट एंड पेमेंट में भी ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है, पता ही होगा आपको, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू शो ऑल द मेजर इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, जितने भी मेजर इवेंट्स हैं ना बेटा और ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको बताना इसका मेन काम है, ठीक है बेटा, मेन काम उसका ये है। चलें आगे, पढ़िए। ड्यूरिंग ए पीरियड, जितने भी मेजर इवेंट्स हैं ड्यू टू विच फिनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटिटी चेंज, भाई फिनेंशियल पोजीशन क्यों बदलती है, तो जो बदलने के पीछे कारण है वो हम यहां पे देख लेते हैं, ठीक बात है। जैसे यहाँ पे एक बैलेंस शीट है, यहाँ एक बैलेंस शीट है, अब जाहिर है दोनों बैलेंस शीट में शेयर, डिवेंचर, कैपिटल, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बदलता है, क्यों बदलता है, बस वही कारण पता लगाना इसका मेन काम है। इशू ऑफ डिवेंचर हो सकता है, फिक्स्ड एसेट सेल हो सकता है, परचेज हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक बात है। कैश का क्या मतलब है, तो बोला गया कैश का मतलब है कैश इन हैंड, ठीक बात है, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, कहां, करेंट अकाउंट, इसको कैश बोलेंगे। फिर से बात करता हूं, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस, डेबिट हो तो भी, क्रेडिट हो तो भी, हालांकि कई बार बैंक को छोड़ भी देते हैं, लेकिन अभी मान के चलो उसको लेंगे। और कैश इक्विवेलेंट, बेटा मैं लिखवाऊंगा नहीं, एक भी लाइन नहीं लिखवाऊंगा, मैं लिखा लिखाया पहले से है, आपको बताऊंगा ताकि आपका समय बचे, ठीक रहेगा ना। कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट किसे बोलेंगे, तो ये शॉर्ट टर्म
जो 3 महीने ओरिजिनल मैच्योरिटी हो इन्वेस्टमेंट, जो हाईली लिक्विड हो, रेडली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश हो, विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया है ना, ये सब चीजें हो गई, ये सब हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड, सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। क्या नाम देंगे हम इसको? इसको हम बोलेंगे कैश इक्विवेलेंट। आइए, क्या है डायरेक्ट मेथड, गौर से देखिए। ये डायरेक्ट मेथड नहीं है बेटा, ये अभी कैश फ्लो का स्टेटमेंट है। कैश फ्लो फ्रॉम, डायरेक्ट मेथड काट देंगे हम। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग, क्या होता है बताऊंगा। नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, और ओपनिंग और कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट। मतलब जो भी नेट आया है उसमें ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट हम जोड़ देंगे, यही है, तो यहां पे निकल जाएगा। आप इसका प्रिंटेड वर्जन भी चाहे तो टॉपर क्लासेस से ले सकते हैं, वो फोटोकॉपी का चार्ज लेते हैं और दे देंगे, ऑनलाइन से भी मंगवा सकते हैं आप, ठीक है ना। प्रिंटेड वर्जन भी आपको मिल जाएगा, इसका सारे नोट्स का मिल जाएगा, जितने भी किताबें हैं सारी किताबों का मिल जाएगा। ये 3 वॉल्यूम में बेटा ये किताबें हैं, एक कॉन्सेप्ट का नोट्स है और एक लास्ट में पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ये सब आपको मिल जाएगा, प्रिंटेड वर्जन भी, बाकी पीडीएफ तो है ही। अब भाई जरा पढ़ते हैं, व्हाट इज इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब एक्विजिशन एंड डिस्पोजल, याद रखना, लॉन्ग टर्म एसेट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या क्या याद रखना है? एक्विजिशन मतलब खरीदना, डिस्पोजल मतलब बेचना, लॉन्ग टर्म एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कितना आसान है, एकदम मन को शांत रखिए, ठीक है। जैसे इनफ्लो कहां से होगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, बट याद रखो इन कैश, अगर लैंड एंड बिल्डिंग के बदले मिला, प्लांट और मशीनरी के बदले मिला तब नहीं। और नेट ऑफ टीडीएस, मतलब टीडीएस है तो काट लेना, और इससे संबंधित इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड वगैरह मिला हो, दिया हो तब नहीं, मिला हो, वो भी नेट ऑफ टीडीएस। कहने का मतलब इंटरेस्ट मान लो 5 लाख मिला और 20,000 टीडीएस कट गया, तो हम 480 ही मानेंगे, नेट दिखाना है, ये नहीं कि 5 अलग दिखाया और 480 अलग दिखाया। जाने का उल्टा कर दो, परचेज, बट कैश परचेज होना चाहिए, क्रेडिट परचेज नहीं। और अगर क्रेडिट परचेज या कुछ ऐसा है तो जब उसकी इंस्टॉलमेंट देंगे तब, लेकिन उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगा। तो क्या क्या होगा, एकदम क्लियर है। आने में फिक्स्ड एसेट की सेल, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जाने में कैश परचेज और फिक्स्ड एसेट इंस्टॉलमेंट। रिलैक्स, कोई मारा मारी नहीं, मैं कभी चीख चीख के आपको नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम आराम से पढ़ना है, रिलैक्स मेरे से पढ़ो। फिनेंसिंग में क्या आएगा भाई? कोई भी ऐसी चीज जिसे साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, शेयर होल्डर, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग में बदलाव आए, अप हो या डाउन हो, उसे क्या बोलेंगे? फिनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या होगा इसमें बेटा? इनफ्लो होगा इशू ऑफ शेयर डिवेंचर कैश, है ना, इशू ऑफ शेयर डिवेंचर इन कैश। और वो भी नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड का मतलब है अगर मैंने फेस वैल्यू लिया है 5 लाख, लेकिन प्रीमियम जोड़ के हमने लिया है 6 लाख, और इसमें एक्सपेंस लग गया 50,000, तो नेट कितना कहलाएगा बेटा? 5,50,000। तो कैश फ्लो हम सीधे ये लिखेंगे, यानी कि 5 अलग लिखा, 1 अलग लिखा, 0.5 अलग लिखा, नहीं, हम सीधे 5,50 लिखेंगे। और अपने साल में कोई लोन वोन लिया है तो वो सब भी पैसा तो आया ना भाई, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो फिनांस चाहिए वो यहाँ आएगा, वापस भी तो करना है, बाई बैक। और वो भी कौन सी प्राइस पे लेंगे? एट रिडम्पशन वैल्यू, याद रहेगा, मतलब प्रीमियम जोड़ के दिया हो तो प्रीमियम। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अगर कोई करा हो तो वो भी होगा, कोई लोन पे किया है वो भी होगा। अच्छा, अगर लोन के साथ इंटरेस्ट दिया है, डिवेंचर का इंटरेस्ट दिया है ना, वो सब चीजें होगा। और डिविडेंड जो इस साल पे किया है, इस साल पे होना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे हुआ हो तो इसी साल दिखाएंगे, और इस साल का डिविडेंड अगले साल पे करेंगे तो इसे नहीं दिखाएंगे, इसे अगले साल में दिखाएंगे। हो सकता है कोई डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया लेकिन अनक्लेम्ड हो गया, तो जितना पे किया उतना ही दिखाएंगे। और हो सकता है पीछे का कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड अब की बार पे किया तो वो दिखाएंगे।
याद रहेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब शेयर अलग कर दिया, डिबेंचर अलग कर दिया, फिक्स्ड एसेट अलग कर दिया, इन्वेस्टमेंट अलग कर दिया, अब क्या बच गया? डे टू डे। तो देखो प्रिंसिपल रेवेन्यू मतलब डे टू डे जो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, एक तो उसे लेना है, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी विच आर नॉट इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग, जो इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग नहीं है बेटा, उसे लेना है, उसे लेना है। एकदम अपनी आत्मा में बेटा बात जाने दीजिए, एकदम डिफिनीशन आपको अपने दिमाग में 100% बेटा क्लियर रखना है, ठीक है। कैश फ्लो, कैश इनफ्लो, भाई कैश सेल करेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर होगा, सेल ऑफ स्क्रैप होगा, बाई प्रोडक्ट होगा, वगैरह वगैरह। आउटफ्लो क्या हो सकता है? भाई माल बेचेंगे तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे कैश में, या उधार खरीदेंगे तो सप्लायर को देंगे, एक्सपेंसेज पे करेंगे। एक्सपेंसेज में रेंट तो आएगा, इलेक्ट्रिसिटी तो आएगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट कहाँ था? फिनेंसिंग में, याद है। डिप्रिसिएशन नहीं आएगा कैश में। और जो भी इनकम टैक्स ने पेड किया है, तो इनकम टैक्स पेड भी आएगा, ठीक है ना। कैश परचेज, पेमेंट टू सप्लायर, कैश एक्सपेंसेज और इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स का जरा याद है बच्चों को, या भूल गए कि जो प्रीवियस ईयर का होता है ना बेटा, यहाँ का जो होता है इनकम टैक्स, थोड़ा सा एडवांस पे करते हैं, है ना, थोड़ा एडवांस पे करते हैं, और थोड़ा अगले साल फिर बाद में जो आउटस्टैंडिंग होता है वो पे करते हैं। तो उस बात को भी आपको ध्यान देना है। देखिए जब एस्टिमेट करते हैं तो एडवांस टैक्स टू बैंक, ठीक है। जब साल के लास्ट में कैलकुलेट करते हैं, प्रोविजन बनाना इसको बोलते हैं, तो पीएल टू प्रोविजन, साल खत्म, तो एडवांस टैक्स पे कर दिए 4 बार में। साल के लास्ट में जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ तो एस्टिमेट किया, पीएल बना लिया। अब अगले साल इन द नेक्स्ट ईयर जब एक्चुअल असेसमेंट होगा, तो डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी एडजस्टेड थ्रू पीएल, है ना। जैसे मान लीजिए हमने प्रोविजन बनाया था 1.5 लाख का, टैक्स लायबिलिटी हो गया 170, तो 20 और बना लेंगे पीएल में। और मान लो किसी कारण से 150 की बजाय 130 ही हुआ, 20 ही हुआ, तो फिर यहां आ जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। और ये 4 नंबर है। और एडवांस टैक्स जो आपने दिया और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो बनती है, 170 बनता है, मान लीजिए आपने दिया है 120, 130, 115, तो थोड़ा और पे कर दीजिए, ठीक है ना। 120 दिया है, 50 और पे कर दीजिए। और मान लीजिए आपने 170 से भी ज्यादा दे दिया है, तो बताइए क्या करेंगे? टैक्स रिफंड हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अभी देखेंगे बेटा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब आइए, अब हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करने के 2 तरीके हैं। कौन सा 2 तरीका है मैं भी बताता हूं। पहला मेथड इसमें छूट गया है, लिखिए पहला मेथड है डायरेक्ट, बहुत ही आसान सा तरीका है। याद रखिए सिर्फ ऑपरेटिंग का है, इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग का नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग का है। इसमें क्या करेंगे, जितना भी ऊपर मैंने लिखवाया ना कैश फ्लो, याद कीजिए, छूटा तो नहीं है, शायद है यहाँ पे, यही है डायरेक्ट मेथड। जितना भी हमने आपको ये लिखवाया है, ये सब ले लीजिए, और ये सब जो भी पे हुआ है ले लीजिए, यही है डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स। रूल यही होता है कि एक बार बिफोर टैक्स कर देना है, एक बार आफ्टर टैक्स कर देना है। मतलब सीधे सीधे जो आया है वो दिखा दीजिए, और जो गया है वो दिखा दीजिए, जो बचे वो नेट कैश फ्लो है, दैट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना बेटा। आया समझ में? और भाई बिजनेस में जहां से भी पैसा आता है वो ले लो, और जहां भी पैसा जाता है वो ले लो, और इस तरह से करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। यही है बेटा डायरेक्ट मेथड। ऐसा नहीं क्वेश्चन इससे नहीं आता, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो एक काम करें, 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड के देख लें बेटा, क्या कहते हो? देख लीजिए 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड के। देखिए हम लोग कोशिश ये करेंगे
कि 8 चैप्टर है ना, तो 12 क्लास में खत्म करेंगे। ये कुछ चैप्टर बड़े हैं, जैसे अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, और फिर जो 22 एस बच जाएगा, 5 एस तो यही कवर हो जाएगा, फिर जो 22 एस बच जाएगा बेटा, वो 22 एस हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। ठीक रहेगा ना? 5 क्यों, ज्यादा हो जाएगा। 3, एक 4, एक कैश फ्लो 5, इन्वेस्टमेंट 6, ब्रांच 7, तो ये कितना हो गया 7, तो ये हो जाएगा 20 एस बच जाएगा बेटा। 20 एस फिर 10 क्लास में कर लेंगे, सही रहेगा ना? चलिए, तो हम लोग 12-13 क्लास में पहले ये करते हैं, फिर और बातें करेंगे। आइए बेटा, मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं, आपको अच्छा लगेगा। बस केवल सुनते जाइए, खूब प्यार से बेटा सुनते जाइए, और फिर उसके बाद बैठिएगा और थोड़ी देर बेटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मैंने खूब बढ़िया से आपके लिए नोट्स बना रखा है, खूब अच्छी तरह से आपके लिए प्रैक्टिस की बुक बना रखी है। 30 साल से और करता क्या हूं, यही तो करता हूं। देखिए, मान लीजिए ये है, अब क्या कहता है, कहता है कि हमें इसे कैश फ्लो बना के दिखाना है। सिंपल सी बात है, आइए बात करें। देखिए, ये है ओपनिंग, ये तो बाद में काम आएगा। इशू ऑफ शेयर कौन सी एक्टिविटी, फिनेंसिंग। ट्रेड रिसीवेबल डे टू डे ऑपरेटिंग। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग। तो ऑपरेटिंग अलग रख लेंगे, फिनेंसिंग अलग रख लेंगे, इन्वेस्टिंग अलग रख लेंगे। अकाउंट पेबल ऑपरेटिंग, सैलरी वेजेज ऑपरेटिंग, ओवरहेड ऑपरेटिंग, लेकिन प्लांट और मशीनरी कौन सी, इन्वेस्टिंग। डिवेंचर रिडीम कौन सा, फिनेंसिंग। कोई गलत मेरे से बोल दे तो बता दीजिएगा, मेरे सामने कोई बच्चा नहीं बैठा, मैं आराम से क्लास से स्टूडियो से पढ़ा रहा हूं, सिर्फ तेरे नाम बेटा। टैक्सेशन ऑपरेटिंग, डिविडेंड देखने में ऑपरेटिंग लगता है, लेकिन हम जानते हैं ये फिनेंसिंग है, और बाकी क्लोजिंग कैश। ठीक है, कैसा फॉर्मेट बनेगा, देख लीजिए, ऐसा फॉर्मेट बनेगा बेटा। हम पहले आराम से ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख लेंगे, फिर इन्वेस्टिंग लिख लेंगे, फिर फिनेंसिंग लिख लेंगे, और सबसे लास्ट में ओपनिंग जोड़ देंगे, और उससे क्या निकल जाएगा बेटा, क्लोजिंग। ये तरीका है, याद आ गया सबको? इससे ज्यादा इसको इज्जत नहीं देनी है, बस इतना काफी है, क्लास में इतना काफी है। अब घर पे बैठ के डायरेक्ट मेथड के 2 या 3 सवाल अच्छे वाले, आपके पास स्टडी हो तो उससे कर लीजिए, टॉपर्स की बुक हो उससे कर लीजिए, मैं कहता हूं किसी भी टीचर की बुक हो, सबकी बुक्स में क्वेश्चन होते हैं, उससे कर लीजिए। कॉन्सेप्ट आपने मेरे से समझ लिया, ठीक है ना बेटा जी? तो डायरेक्ट क्लियर है कि पैसा जहां से आएगा, देखो ना, डे टू डे पैसा कहां से आता है, कस्टमर से, और जाता कहां है, सप्लायर, वेजेज, टैक्सेशन। इन्वेस्टिंग में देखो, सेल किया है, सेल किया है, परचेज किया है, परचेज किया है। फिनेंसिंग में देखो, इशू ऑफ शेयर है, आया, डिविडेंड, ओवरड्राफ्ट गया। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट इन्होंने बैंक ओडी मान को भी लोन मान लिया, इसलिए ऐसा दिखाया है, मान ही लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बैंक ओडी भी फिनांस का एक बढ़िया तरीका है। और जब बैंक ओडी मानेंगे फिनांस, तो ऐसे में ओपनिंग और क्लोजिंग कैश में बैंक ओडी को शामिल आप नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, चल सकते हैं आगे, बढ़ बढ़ सकते हैं। आइए, अब चलना है हमें कौन सा मेथड, मेन 80% क्वेश्चन बेटा इनडायरेक्ट मेथड से आता है, और कैश फ्लो में थोड़ी बहुत जो दिक्कत आती है बच्चों को, वो इनडायरेक्ट से आती है। डायरेक्ट में आज तक किसको दिक्कत आया है, किसी को नहीं, डायरेक्ट में आज तक किसी को दिक्कत नहीं आई है। आइए शुरू करते हैं।
डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है बात तो वहीं पहुंचेगी लेकिन उल्टे तरीके से, थोड़ा सीधे इनफ्लो और आउटफ्लो ना लेके हम पीएल लेते हैं। याद करो पीएल में भी ऑपरेटिंग आइटम ही आता है, लेकिन कुछ नॉन ऑपरेटिंग भी आ जाता है, कुछ नॉन कैश भी आ जाता है। तो ये जो पीएल बना है आपका, ये ठीक ही तो है। इस पीएल में जो नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो ठीक ही तो है, लेकिन यही ना कहेंगे ना नहीं सर इसमें तो डिप्शन भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, प्रीमियम है, प्रॉफिट ऑन लॉस है ना, प्रॉफिट ऑन सेल है, लॉस ऑन सेल है। अरे भाई तो उसको निकाल दो। दूध में मक्खी गिर गई हो तो दूध थोड़ा ना फेंक देते हैं, मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, बाकी दूध तो ठीक ही है। बस यही करना है, एग्जैक्ट बेटा यही करना है। क्या करना है कि हमें नेट प्रॉफिट ले लेना है और नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करना है। बी प्रिसाइज, एडजस्टमेंट हमें करना होता है 4, बट नेट प्रॉफिट हमें पता होना चाहिए। ठीक बात है नहीं, अपने आप हमारा कैश फ्लो निकल जाएगा। क्या? एक तो देखो बेटा नॉन कैश आइटम, आप सब जानते हैं नॉन कैश आइटम एक्सपेंस नहीं होता, मतलब कैश नहीं हो, कैश एक्सपेंस नहीं होता। जैसे डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बैड डेट, इनमें पैसा थोड़ा जाता है। प्रोविजन बनाना, इन्वेंट्री राइट ऑफ करना, और अगर इन्वेंट्री इंक्रीज किया है तो उसमें भी नहीं जाता, उसमें भी नहीं आता। तो ये सब चीजें हम नेट कर देंगे, ये हमारा पहला काम होगा। जिसमें भी दिखाई दे कि इनकम है, एक्सपेंस है, पीएल में आया है लेकिन पैसा नहीं है, क्या नहीं है बेटा? पैसा नहीं है, बस उसको तो आपने एडजस्ट कर देना है। याद रहेगा? और फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक ना? फिनेंसिंग बार और बता दीजिए, और बता देते हैं बेटा। देखिए फिनेंसिंग का मतलब है कि आपने बिजनेस को चलाने के लिए फंड चाहिए, हम लोग एफएम में भी पढ़ते हैं। और अगर फंड बेटा चाहिए तो बस ले लीजिए उसको, ठीक है ना? अगर फंड चाहिए तो इशू ऑफ शेयर कर लीजिए, डिबेंचर कर लीजिए, लोन ले लीजिए। लेकिन जब लेंगे तो कभी ना कभी बेटा चुकाना भी तो पड़ेगा। तो फिर जब आएगा तो क्या बोलेंगे इसको? आएगा तो कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे? आएगा तो बोलेंगे इनफ्लो, और जाएगा तो बोलेंगे आउटफ्लो। चलो आ जाओ। नॉन ऑपरेटिंग आइटम, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कैश तो हैं लेकिन कैश फ्लो एस 3 के डिफिनेशन में ऑपरेटिंग नहीं है, तो यानी कि पीएल में आ गया है। कैश है, इनकम है, पीएल में आ गया, लेकिन हम मानते हैं कि पीएल के लायक वो नहीं है। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो फिनेंसिंग में जाएगा, और जब फिनेंसिंग में जाएगा तो फिर यहां क्या करेगा? प्रीमियम और डिबेंचर फिनेंसिंग में हमने कहा था, और फिनेंसिंग में है तो यहाँ क्या, एक आदमी दो जगह तो नहीं खाना खाएगा ना, ठीक है ना? पार्टी में खा लिए फिर घर भी जाए खाओगे, ऐसा नहीं है ना? तो फिनेंसिंग में आ गया तो यहां नहीं आएगा। अगर पीएल में गया हो तो, ठीक है ना? अगर पीएल में आपने डेबिट किया हो तो, पीएल में नहीं डेबिट किया, प्रीमियम वगैरह से डाल दिया, तब नहीं आएगा। कई बार ना प्रीमियम रिडम्पशन को हम सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह से भी कर देते हैं। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, अगर पीएल में आपने क्रेडिट किया है, जाहिर है मिला है, एक्रू हुआ है तो पीएल में किया ही होगा, हटा दीजिए। बताइए क्यों? ये तो पड़ोस का बच्चा है। पड़ोस में कौन? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो पड़ोस के बच्चे को यहां से निकाल के हटा दो भाई, बता दो भाई हमारे यहां तुम्हारा क्या काम है। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, देखो 50 लाख की चीज 60 में बेची है, 10 का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा इन्वेस्टिंग में दिखाते हैं, यानी कि 50 भी आ गया, 10 भी आ गया, तो फिर 10 अगर हमने अलग से दिखा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक कर रहे हैं कि नहीं? तो अलग से नहीं दिखा सकते, तो इसीलिए ये दो चीजें हम अलग से दिखा देंगे, मतलब निकाल बाहर करेंगे। ये समझो ना, खाना खा रहे हैं, ईंट आ गया, हटा दो भाई, उसमें क्या, पत्थर आ गया छोटा सा। और लास्ट में
एक वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट भी बहुत जरूरी है। जानते हो बेटा, पीएल में जितनी भी चीजें लिखते हैं, मुझे याद है पीएल की सारी चीजें एक्रूवल बेसिस की होती हैं। कैश फ्लो कह रहा है कैश बेसिस, तो अगर हमारा वेजेज, अगर हमारा सैलरी या कोई भी चीज एक्रूवल बेसिस है तो एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ये देखिए, ये हमारा बैलेंस शीट है बेटा, ये करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। अब मान लो हमारा डेटर था कुछ भी नहीं, अब 20 यहाँ है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जितना सेल है उसमें से 20 कम आया। अब हमारी बात क्या है कि हमने तो पूरा सेल पीएल में लिख लिया, प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन 20 नहीं मिला, डेटर के रूप में फंसा हुआ है, देख के पता चल रहा है। तो फिर ऐसे केस में आपका प्रॉफिट जो पूरा बढ़ा हुआ है उसको 20 कम कर लें, तो देखिए लिखा हुआ कोई भी अगर करेंट एसेट बढ़े तो बेटा यहां कम करना है। सुना? कोई भी करेंट एसेट बढ़े तो यहां कम करना है। सही है? आगे सुनो, नेक्स्ट। मान लो कि यहां पे डेटर 120 था, इसका मतलब ये हुआ कि इस साल का डेटर तो मिला ही है, मतलब सारा सेल, प्लस पिछले बार का भी 120 मिला है, मानेंगे ना? इसका क्या मतलब हुआ कि जितना सेल पीएल में दिखाई दे रहा है, कलेक्शन उससे ज्यादा हुई है। अब मान लो पीएल में दिखाई दे रहा है 5,000, तो वो तो कलेक्शन हुई है, प्लस 120 में से 20 अगर बच भी गया तो 100 और हुआ है ना, लेकिन पीएल में तो गया होगा सिर्फ 5,000। तो पीएल में अगर कोई इंक्रीज इन करेंट एसेट, याद रखो कोई भी अगर डिक्रीज इन करेंट एसेट है तो उसे क्या करना है? उसे जोड़ना है। समझ लेना, करेंट एसेट कम होना मतलब कैश बढ़ना, और करेंट एसेट बढ़ना मतलब कैश जितना होना चाहिए उसे कम होना। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान देनी है। उल्टा, अगर मान लीजिए बेटा ये वेजेज है, आउटस्टैंडिंग वेजेज है, यहाँ नहीं था, यहाँ 10 है, इससे क्या मतलब हुआ कि जितना वेजेज देना चाहिए उसे कम दिया। अपील में तो पूरा आया होगा, पेमेंट कम गया, इसका मतलब प्रॉफिट तो ज्यादा घटा है बट पेमेंट कम गया, तो बोले प्रॉफिट को थोड़ा और बढ़ा दें। देखिए लिखा होगा अगर कोई भी इंक्रीज हो तो उसे क्या करना है? ऐड कर देना है। सही है? लाउड एंड क्लियर? और अगर कोई भी डिक्रीज हो, है ना, कोई भी डिक्रीज हो, एग्जांपल देते हैं, 100 था अब 90 हो गया, या मैं जीरो ही मान लेता हूं, इसका मतलब इस साल वाला तो दिया ही दिया आपने, प्लस 100 ये भी दिया, लेबिलिटी कम होना मतलब क्या? पैसे जाना, तो लेबिलिटी कम हुआ तो पैसे चला गया। तो बोलते हैं ना लॉजिक, बहुत छोटे छोटे लॉजिक हैं अकाउंट में, बस जरूरत है उसको समझने की। हम लोग भी आपकी तरह पढ़ते थे जब 11 12 या बी.कॉम, ठीक है ना, तो उस समय थोड़ा बैठ के सर ने बताया, थोड़ा बैठ के सोचते थे, और सोचने पे बेटा ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई। एक बार में सी ए सी डब्ल्यू सब कर गए, और वो भी रैंक सेक के साथ कर गए। चलें बेटा, आ गया। फॉर दिस पर्पज एनी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी विच इज एडजस्टेड समवेयर इन, ठीक है, इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। कहीं भी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को कंसिडर किया है तो प्यारे बच्चों यहां आप उसे कंसिडर नहीं करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब बेटा ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैश अलग से सीएफएस में आ रहा है तो यहां नहीं आएगा उसका इंक्रीज डिक्रीज, टैक्स पेबल अलग से आ रहा है, डिविडेंड अलग से आ रहा है तो यहां नहीं आएगा, इंटरेस्ट एक्रूड वगैरह अलग से आ रहा है तो यहां उसका इंक्रीज डिक्रीज नहीं लेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज, कैश, एडवांस टैक्स, एक्रूड इन्वेस्टमेंट, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, हालांकि इससे बड़ा करंट एसेट लायबिलिटी क्या होता है, लेकिन ये कोई भी हम यहां इंक्रीज डिक्रीज में कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट टू बी कंसीडर्ड। ओके प्यारे बच्चों,
अब आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स को बेटा जोड़ देना और टैक्स पेड को घटा देना। सिंपल कारण है, कारण बड़ा सिंपल है। प्रोविजन फॉर टैक्स पीएल में होता है, लेकिन वो पे हो जरूरी थोड़े ना है, पेमेंट तो कई बार उससे कम या ज्यादा होता है, तो वो देख लेना। उसके लिए हो सकता है आपको इस तरह का एक प्रोविजन फॉर टैक्स भी बनाना पड़ जाए। कैसे? ओपनिंग बेटा दिया होगा 10, 20, 50 कुछ भी, टैक्स पेड दिया होगा या निकालना होगा मान लीजिए 70, क्लोजिंग दिया होगा मान लीजिए 40। तो ये जो आया वो पीएल है इस साल का। तो देखने की बात है, ये पीएल में गया है जबकि कैश में ये गया है, तो एक काम करते हैं इसको जोड़ दें और इसको घटा दें, तो क्या नेट प्रॉफिट कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्रूअल बेसिस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेंगे, बल्कि अलग से अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो ये मत जोड़िए, और आफ्टर टैक्स है तो ये जोड़ दीजिए, और बेटा ये घटा दीजिए। ठीक है ना? यही हो जाएगा बेटा आपका। बताइए क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर पीएटी नहीं दिया हो, मान लो पीएटी ही नहीं दिया है, अब क्या करें भाई? पीएटी ही गायब है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में बेटा देखो हम क्या करेंगे, हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, डिविडेंड इक्विटी का प्रेफरेंस का जो भी आपने इस साल डिक्लेयर किया है, पे करना जरूरी नहीं, डिक्लेयर किया वो ले लेंगे, कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया वो ले लेंगे, बैलेंस सीडी लिख लेंगे। तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर करंट ईयर प्रॉफिट आ सकता है? और इसी करंट ईयर प्रॉफिट से हम आगे कहानी की शुरुआत करेंगे। ठीक है? तो ये बात आपको देखनी है। एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई नॉन कैश एडजस्टमेंट करंट एसेट या लायबिलिटी में है, जैसे बैड डेट या डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, डिस्काउंट ऑन डेटर, तो ऐसे में इंक्रीज डिक्रीज और वर्किंग कैपिटल निकालते समय ये जो नॉन कैश एडजस्टमेंट करंट एसेट लायबिलिटी में हुआ है, इसको आप ओपनिंग बैलेंस में करके और तब इंक्रीज डिक्रीज लेना। मान लीजिए मेरा डेटर है 50,000 शुरू में और लास्ट में 70,000, क्वेश्चन कहता है 5,000 बैड डेट है, तो 20 मत लेना, पहले 5 घटा लेना और बोलना 45 से 70 हुआ है, मतलब 45 से 70 मानेंगे, क्योंकि बैड डेट तो हुआ है, ये हकीकत है, नॉन कैश है। तो कैश में 20 नहीं, कैश में 25 हुआ है, 5 तो नॉन कैश है। इसीलिए ये पहला लाइन ठीक से पढ़ो, अगर कोई नॉन कैश एडजस्टमेंट है, ठीक है ना, तो उसको इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कर देंगे और उसको ओपनिंग बैलेंस में हम दिखा देंगे। चलेगा? आगे बढ़े, चलो अब आगे चलते हैं। एक अल्टरनेटिव भी है बेटा, ये भी देख लो, अल्टरनेटिव। हम एक काम करें क्या, ये ले लें, ये ले लें, ये सब जोड़ लें, ये सब जोड़ लें और ये घटा दें तो भी तो आ जाएगा। मतलब ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें और ये घटा दें तो भी तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ या ना बेटा? अगर आ जाएगा तो देखिए हमने यही ले लिया, करंट ईयर डिविडेंड जोड़ दिया, कोई ट्रांसपोर्ट रिजर्व कर लिया, ठीक है ना, और उसके बाद ओपनिंग को हमने एडजस्ट कर लिया, तो क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट में प्रोविजन फॉर टैक्स कर लिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। उसके बाद याद है नॉन कैश आइटम, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नॉन कैश आइटम देख लिया, फिर याद है नॉन ऑपरेटिंग, फिर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, और सब प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया, उसमें से टैक्स पेड घटा दिया, अगर कोई रिफंड है तो उसे हटा के, मान लीजिए हमने 5 लाख जमा कराया और 10,000 मिल गया तो 490, और यही है बेटा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सही पूछो तो यही इनडायरेक्ट मेथड का प्रिंसिपल है और यही कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन आप चाहे जितना बना लीजिए, लाइब्रेरी में बैठ के जितना क्वेश्चन बना लीजिए, बनना इसी से है। ठीक है ना बेटा? तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर आप जैसे कहेंगे वैसा करेंगे। देखिए तेरे नाम में बेटा कोई भी क्वेश्चन लेते हैं।
बड़े क्वेश्चन है इसमें, तो इतने सारे क्वेश्चन हैं कि हम क्या बताएं आपको। कोई एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा, ये मई 23 का है, ठीक है ना। देखो, मई 23 का है क्वेश्चन ये, बैलेंस शीट ऑफ फ्लोरा लिमिटेड। अगर आपके पास स्कैनर हो तो निकाल लीजिए, या टॉपर्स का नोट्स हो तो निकाल लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से देखिए। गुडविल है, लैंड है, फर्नीचर है, व्हीकल है, ऑफिस इक्विपमेंट है, अब जैसे होता है टिपिकल वैसे ही है। इधर कैपिटल है, रिजर्व है, वगैरह वगैरह। आजकल ना इन डेज में ऐसा एस बैलेंस शीट बनाते हैं, पहले एसेट बाद में लायबिलिटी। 1 अप्रैल, वन ऑफ द व्हीकल्स वाज सोल्ड फॉर 3,000, नो न्यू परचेज वर मेड ड्यूरिंग द ईयर। कोई नया परचेज नहीं किया गया है, नो न्यू परचेज। ओके बेटा। ए पार्ट ऑफ लैंड वाज सोल्ड एंड बैलेंस वाज रिवैल्यूड, नो न्यू परचेज। डेप्शन दे रखा है, डिविडेंड है, प्रोविजन है, डिबेंचर रिडीम्ड है, पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये सब कुछ है। आपको केवल बेटा ऑपरेटिंग बनाना है, बड़ी अच्छी बात है। 10 नंबर का, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सोचना ही नहीं है। हम सबसे पहले देखेंगे क्या हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। सर जी नहीं दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, फिर हमें पीएल दिया हुआ है। और ये भी ध्यान देना है, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर, यानी कि फ्लो इधर से इधर देखेंगे। कैपिटल रिजर्व तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जनरल रिजर्व भी बढ़ा है। ओहो, ये बात है, मिला आपको। डिविडेंड के बारे में कुछ बोला था बेटा, डिविडेंड भी पे किया है। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट निकाल लें। कैसे कैसे, पीएल का इंक्रीज डिक्रीज ले लें, जनरल रिजर्व ले लें और डिविडेंड ले लें, यही सर ने बताया था ना। चेक करो, क्लोजिंग ओपनिंग पीएल ले लें, डिविडेंड ले लें और रिजर्व ले लें, तो क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। हम भी बेटा यही करेंगे यहां पे। देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन्होंने कैलकुलेट किया अलग से, देख लेते हैं हम भी। ये देखिए, इंक्रीज इन पीएल सही है, जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और अगर हम इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड बैक कर दें तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। अगर हम प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड बैक कर दें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, हाँ या ना। अब प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन है, चेक कीजिए। ये रहा ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग, और शायद कुछ दिया भी हो कि अब की बार का करंट ईयर का ये प्रोविजन बनता है।
तो करंट ईयर का प्रोविजन पता है, ओपनिंग पता है, क्लोज। तो मुझे इतना मजा आता है बेटा इसको बनाने में। जब मैं स्टूडेंट था या अभी आजकल पढ़ाता हूं तब भी अपने आप को स्टूडेंट टाइप का ही मानता हूं। सामने बच्चे बैठे होते हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं इसको। कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी पे बना लें। ओपनिंग था दिया हुआ, करंट ईयर दिया हुआ है, बैंक बैलेंस जो सॉरी क्लोजिंग दिया हुआ है, तो क्या ये बैंक बैलेंस नहीं आ जाएगा? पॉसिबल है बेटा। तो ये बैंक बैलेंस बड़े आराम से आ जाएगा, और यही तो हमें चाहिए। ये पेड है तो घटाएंगे, और ये प्रोविजन है तो इसको जोड़ देंगे। तो यही बेटा इन्होंने यहां किया है, गौर से देखिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया, और बाद में यहां पे लास्ट में टैक्स पेड लेस कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? ये 4। अब आइए और कौन कौन से एडजस्टमेंट करनी है देख लेते हैं। शुरू से देखते हैं बेटा। एक व्हीकल सोल्ड किया है, कोई न्यू परचेज नहीं किया। अब मैं व्हीकल को देख रहा हूं, ये सेल है, ये डेप्रिसिएशन है, क्या व्हीकल अकाउंट टैली हो रहा है? देख लीजिए, ये व्हीकल है, इसमें कुछ सेल है, कुछ परचेज है, तो क्या इसके बराबर हो रहा है? नहीं, परचेज आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में परचेज का कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन आ जाएगा, और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा। यहां तो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, यहां तो डेप्रिसिएशन ले लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। तो देखिए इन्होंने यहां पे डेप्रिसिएशन लिया होगा, और व्हीकल अकाउंट बना के देखा तो उसमें लॉस आया। लॉस को भी तो ऐड बैक करना है ना, ये भी नॉन कैश है और ये भी नॉन कैश है। तो इस तरह से हम अपनी एडजस्टमेंट का ध्यान देंगे। प्लांट सेल किया है, उसकी कॉस्ट ये है, बैलेंस रिवैल्यू हुआ, और जो सारा का सारा रिवोल्यूशन रिजर्व में डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में। तो फिर ऐसे में जो कैपिटल रिजर्व हमें दिखाई दे रहा है बेटा, उसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब क्या है? नॉन कैश आइटम है। देख रहे हो ये? या यूं कहो कैश आइटम तो है, लेकिन पीएल में नहीं गया, और जो चीज पीएल में नहीं गया, पीएल को गलत नहीं किया, तो उसको ठीक क्या करना है? पीएल में नहीं गया, पीएल को गलत नहीं किया, तो उसे ठीक क्या करना है? बिल्कुल भी ठीक करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बच्चे यहां गलती करते हैं। समझ रहे इस बात को कि ये पीएल में क्रेडिट नहीं हुआ। जब पीएल में क्रेडिट नहीं हुआ, पीएल गड़बड़ नहीं हुआ, तो पीएल को ठीक करने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़िए, ये डिप्सन ऐड बैक कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिविडेंड हमें कोई मतलब नहीं हो तो हो गया। टैक्स ये भी हो गया। ये रिडीम किया है एट पार, उसे मतलब नहीं, आधा साल का इंटरेस्ट दिया है, ये आधे साल का इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट, ठीक है ना, और ये इंटरेस्ट, ये तीनों ही हमें अपने आंसर में एडजस्ट करने की जरूरत है। गौर से देखो, ये प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट, और गुडविल भी कम हुआ है तो उसको भी एडजस्ट करने की जरूरत है। ठीक बात है बेटा, डिप्सन तो हमने लेना ही लेना है। आगे चला जाए। अब इंक्रीज डिक्रीज देख लेंगे, और क्या। ये देखिए, ये सब तो हमने कर लिया, इसकी जरूरत नहीं है। बट ये स्टॉक बढ़ा है, ये रिसीवेबल बढ़ा है, ये घटा है, कैश बैंक नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। यहां देखिए, बिल्स पेबल घटा है, ये बढ़ा है, ये नहीं लेंगे क्योंकि करंट एसेट नहीं होता, और ये बढ़ा है, ये नहीं लेंगे क्योंकि इसकी अलग एडजस्टमेंट होती है। तो ये तीन चीजें 2000, 4000 और 1500, इसको देख लीजिए। देखिए, स्टॉक, करंट एसेट बढ़े कैश कम होगा, बीआर करंट एसेट बढ़े कैश कम होगा, डिक्रीज किया मतलब पैसा आया होगा,
लायबिलिटी घटा है यानी कि पैसा हमने बचा लिया होगा, पे किया होगा, और ट्रेड पेबल पैसा हमने बचा लिया, और बस यही है, टैक्सेस कर ही लिया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आराम से। इसमें कहता ना इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग बनाइए, तो इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग भी इसमें आराम से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एक बार खूब बढ़िया से बेटा आप लोग गहन अध्ययन करिए, इसको देखिए जरा, समय लीजिए। ठीक है ना? ठीक है बेटा, चलिए और कोई भी क्वेश्चन आप इस मेथड से कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन। मैं एक आपको और बता देता हूं, चलिए ये देख लीजिए आप, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ लग रहा है, मई 22। ये थोड़ा अलग है, इसमें पीएल नहीं दिया, लेकिन बोला है नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स, अच्छी बात है, और इनकम फ्रॉम लॉ सूट्स, और लॉ सूट्स भी नहीं लिया, 40 आ रहा है। अब उसमें डिप्शन घटा हुआ है तो बेटा जोड़ ले, ये ना गड़बड़ है, ये अंदर होना चाहिए, ए बी सी डी ई ऐसे होना चाहिए, एफ, तब ये 2 नंबर होना चाहिए। चलिए एक ही बात है, तो ये जोड़ लें, ये डिस्काउंट नॉन कैश जोड़ लें, इंटरेस्ट जोड़ लें, बुक वैल्यू इतना है, सेल इतना है, यानी कि प्रॉफिट हुआ 40,000, घटा दें क्योंकि ये सब इसमें लिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसिव्ड घटा दें, कंपनसेशन पेड, ये अभी तक लिया नहीं है, बोला है बिफोर, और कंपनसेशन आपने पे किया है तो इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा। ये अगर पहले से जुड़ा होता तो कुछ नहीं करते, नहीं जुड़ा इसलिए जोड़ रहे हैं, इनकम टैक्स घटा दें। कितना आसान है, हमने 4 बातें पढ़ी, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, वर्किंग कैपिटल और टैक्स। तो ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है, और ये रहा आपका, देखो ना, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, यहां से देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये लेना नहीं है, ये घट रहा है, घट रहा है तो ऐड होगा, बढ़ रहा है तो लेस होगा, ये घट रहा है लेकिन लायबिलिटी है तो ये लेस होगा, ये बढ़ रहा है ऐड होगा, और ये बढ़ रहा है ये ऐड होगा। आराम से आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। लैपटॉप में आपकी क्लास कैसे मिलेगा बेटा? वो स्टोर में ना सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तो बड़ी कम प्राइस पे 400 रुपये पे होता है सितंबर अटेम्प्ट के लिए, ठीक है ना? शुरू में प्राइसेस तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन रिजल्ट के बाद हम लोग प्राइसेस कम कर देते हैं, तो आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब जो क्लास भी करनी हो, मेरी अकाउंट कॉस्ट एफएम जो भी करनी हो आप वहाँ कर लीजिएगा, आराम से लैपटॉप से देखिएगा। स्टोर है ना, स्टोर में देखिएगा, सितंबर 26 की बहुत ही कम प्राइसेस पे होगा, वहां से कर सकते हैं। ठीक है सूरज, देखिए वहां पे एकदम कॉन्सेप्ट नहीं, एकदम खूब डिटेल में एक एक प्रैक्टिस की है, आप भगा के भी देख सकते हैं जहां भी आपको दिक्कत हो। ये ले लिया, ये सब चीजें आपने
घटा दी थी लेकिन ऑपरेटिंग नहीं है या नॉन कैश है, तो हम बेटा जोड़ दें इसको वापस। और ये वर्किंग कैपिटल देख लिया। बाद में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी को ना थोड़ा अलग से दिखा देते हैं बेटा, एक रूल है ताकि लोगों को पता चले क्या है। और टैक्सेस घटा दिया, हो गया। अरे ये ऐप ही तो देख रहे हो सूरज, ये जो तुम देख रहे हो ऐप ही तो है। इसी इसी को टॉपर क्लासेस का ऐप बोलते हैं बेटा। इसी के स्टोर सेक्शन में जाओगे तो ये मिल जाएगा। आप जो देख रहे हैं ऐप ही तो है। कमाल हो गया। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है, मैं हाथ में चश्मा लेके चश्मा घर में खोज रहा होता हूँ। ये मैंने हाथ में चश्मा लिया हुआ है, या चश्मा पहन के मैं भी कई बार घर में चश्मा खोज रहा होता हूँ, मेरा चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया। आप ऐप में देख रहे हैं और कह रहे हैं ऐप में मिल नहीं रहा है ना बेटा। एंड्रॉयड में भी पीसी है ना बेटा, है। ऐप में स्टोर वाला सेक्शन जो है ना, देखिए एक तो बैच है, बैच में लाइव पीसी में चलेगा, मोबाइल में चलेगा, रिकॉर्डिंग में केवल चलेगा मोबाइल, लेकिन स्टोर में हमेशा बेटा पीसी में भी चलेगा, मोबाइल में भी चलेगा। उसमें एक स्टोर सेक्शन होगा, देखिएगा स्टोर सेक्शन में। हाँ, स्टोर वाले में, इसी ऐप में, इसी ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन है, वहां से होगा। चलो चलो ठीक है। हो गया बेटा। सेक्शन बोलते हैं कि स्टोर है, एक बैच है। बैच में हम लोग लाइव पढ़ाते हैं और स्टोर सेक्शन में रिकॉर्डेड होता है, जो ऐप में, सॉरी पीसी में भी चलता है। चलिए छोड़िए, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारी तरफ से छोटा मोटा कैश फ्लो का रिवीजन। बाकी मैं एक बार फिर से बता दूं, कई बच्चे इस बात को मिस करते हैं। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है क्लास और एक होती है रिवीजन। इन दोनों में बड़ा बेसिक फर्क है। ये है डिटेल और ये है मेन पॉइंट्स का रिकॉल। दोनों का अपना रोल है। इससे होती है नॉलेज, डीप नॉलेज होती है। अब मुझे याद है कैश फ्लो जो मैंने पढ़ाया है, तो 4-4 घंटे की कम से कम 4 या 5 क्लासें तो जरूर होंगी। मतलब 16 से 20 घंटे मान लो, मुझे ठीक से याद नहीं भी है, 16 से 20 घंटे कैश फ्लो पढ़ा हुआ है। ये और बात है। तो अगर किसी को भी किसी चैप्टर में दिक्कत हो तो पहले वो चैप्टर डिटेल पढ़ना चाहिए। वो रिवीजन से बात नहीं बनेगी, 2-3 अटेम्प्ट रिवीजन होता चला जाएगा। जैसे कंसोलिडेशन, जैसे अमालगमेशन, वो डिटेल आपको पढ़ना चाहिए। खुद से पढ़ें या किसी टीचर की मदद से पढ़ें, जैसे टॉपर्स का ऐप है उसमें क्लासेज करें। तो जहां भी आपको नॉलेज की बेटा जरूरत है, बात समझ नहीं आ रही है, वहां ये है। जहां भी बात नहीं समझ है बेटा, तो ये है। ओके। लेकिन बात समझ में आ गई है और मैं भूल जाता हूं। समझ में मुझे पूरा आ गया, लेकिन नई चीजें पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। वहां बेटा ये रिकॉल एक जबरदस्त चीज है एग्जाम के लिए। अच्छे अच्छे नॉलेज वाले भी बेटा अगर रिवीजन ना करें तो एग्जाम में फिसड्डी साबित होते हैं, अच्छे अच्छे रिवीजन वाले भी। तो दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। और रिवीजन के बाद तब एक बात होती है बेटा, टेस्ट। ये अपने आप को उस सिचुएशन में ला के रखने का। सितंबर में गलती करने से पहले जुलाई और अगस्त में, जैसे टॉपर्स में सितंबर अटेम्प्ट का रिवीजन चल रहा है, एक राउंड रिवीजन हो गया, दूसरा तीसरा राउंड होने वाला है। जो बच्चे चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऐप में बना हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। 400 रुपीज में एक बैच का ऑनलाइन रिवीजन होता है। क्या बोलते हैं, टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट
या बाहर भी बहुत सारी एजेंसीज, आप कहीं से भी लीजिए लीजिए, लेकिन पढ़िए। तो टेस्ट से क्या होता है, हम अपनी ओरिएंटेशन करते हैं, सिमुलेशन कई बार मैं इसको बोलता हूं, वो अपने आप की टेस्टिंग होती है कि क्या होता है एग्जाम, एग्जाम इन्वायरमेंट को हम जीते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम पूरी जिंदगी, बेटा हम सब, मैं भी उसमें शामिल हूं, शॉर्टकट चाहते हैं। ये तीनों स्टेप जरूरी है, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। प्रॉब्लम क्या करते हैं बच्चे, बस ये दो कर देते हैं या ये दो कर देते हैं या सिर्फ यही करके रह जाते हैं। सही तरीका है पहले ये, तब ये और तब ये। जरूर नहीं किसी टीचर की मदद से करें, सेल्फ करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट करना जरूरी है। अगर हम ना करें और फिर उसके बाद अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दें, तो देखो हर अटेम्प्ट के बाद क्या होता है ना बेटा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो आता ही है, मैं या कोई भी। हारने के बाद डर लगना लाजमी है, लेकिन वही है, डर के आगे जीत है बेटा। अपने आप को फिर से रीग्रुप करना है और इसको नोट कर लो किताब पे और अपने सामने दीवार पे लगाना कि सर ने क्या बोला है। सर ने बोला है मुझे क्लास भी है, रिवीजन भी है, टेस्ट भी। मैं 30 साल से बच्चों को पढ़ाता हूं, बच्चे इतनी फीस देते हैं, 60,000 70,000 फीस टॉपर्स में भरते हैं, बाहर तो शायद ज्यादा भी होगा, 80-90 भी होगा। और भरने के बाद 1 महीने 2 महीने के बाद पता चला मौसी के घर गए हैं तो भैया की शादी करवा रहे हैं और न जाने क्या क्या उनको काम याद आ जाता है। नतीजा वो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद वो आते हैं ना, तो बस रिवीजन वाली वीडियो यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। बेटा केवल प्रोटीन खाऊंगा, वर्जिश नहीं किया होगा तो बॉडी ठीक से काम करेगी? वर्जिश वाले शरीर में ही प्रोटीन काम करता है। और कई तो इतने उस्ताद हैं कि मत पूछो। वो तो इतने बदमाश हैं कि वो टेस्ट देते ही नहीं है, कहते हैं टेस्ट में टाइम क्यों खराब करें। गजबे लोग होते हैं यार, टेस्ट में कहीं टाइम खराब होता है? हाँ बताओ, कंपलसरी बात को लोग छोड़ देते हैं। क्या कहा जाए ऐसे बच्चों से, सुनते ही नहीं है। तीनों एकदम दीवार पे लिख के लगा दो कि मैंने जो क्लास बची हुई है क्लास करूंगा। किसी से भी करो, लेकिन एक बार गुरु से पढ़ लो। यूट्यूब पे छान मत मारो, यूट्यूब रिवीजन के लिए अच्छा है, फुल क्लास के लिए बेहतर नहीं है। और टॉपर्स में क्या है यार, हम लोग 300-400 रुपए लेते हैं और पूरी पूरी की पूरी 200 घंटे की क्लास ही देते हैं। ये कोई कॉस्ट है? कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी ने तो चीजें इतनी आसान कर दी है। और 300 रुपए भी मेरा फायदा है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे फायदा नहीं है, क्योंकि उसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी ना बेटा। क्या बोल रहे हैं, लॉ और टैक्स की ऐप में नहीं आई थी बेटा, मैं पता लगा लूंगा, नहीं होगा तो फिर से मैं डलवा दूंगा, डलवा दूंगा बेटा मैं। और सुनो, उसके बाद ये रिवीजन वीडियो जो मैं करा रहा हूं, कैश फ्लो करिए, लेकिन रिवीजन वीडियो मस्ट बी बैक्ड बाय सेल्फ स्टडी। आपने रिवीजन कर लिया, मान लीजिए पीजीबीपी का, और बस छोड़ दिया, उससे कुछ थोड़े ना होगा। सेल्फ स्टडी, अब 1 घंटे 1.25 घंटे का रिवीजन वीडियो है, तो आपकी ड्यूटी बनती है ना कि आप फिर उसको, जैसे आज मैंने कैश फ्लो पढ़ाया, इतने कैश फ्लो से किसी का बनेगा? किसी का नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट रहेगा, हाँ नेट प्रॉफिट लेना है, नॉन कैश लेना है, नॉन ऑपरेटिंग लेना है, वर्किंग कैपिटल लेना है, लेकिन वो लेके देखेंगे तभी बात बनेगी। वो डिटेल वीडियो है, आप देख रहे हैं, ठीक ना? और तब उसके बाद जाइए, कहां जाइए? टेस्ट। अगर टेस्ट नहीं किसी का परचेज करना है, मैं तरीका बताता हूं। सीए इंस्टीट्यूट का 2024 का सितंबर अटेम्प्ट निकाल लो, जो जो चैप्टर उसमें आए हैं
मतलब जो जो क्वेश्चन आए हैं केवल क्वेश्चन लो, देखो और आंसर सजेस्टेड से देख लो। टेस्ट का मैं तुम्हें बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। अगर किसी कारण से आपको कहीं टेस्ट देने जाने में शर्म आती है या आपको लगता है फालतू के पैसे खर्च होंगे, तो मैं तरीका बनाता हूँ। आप ना क्वेश्चन निकाल लो सितंबर 2024, ये तो आईसीआई की साइट पे है, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है। केवल क्वेश्चन निकालना, और उस क्वेश्चन का मैं एक बात बताऊं, थोड़ा खर्चे वाला काम है, प्रिंट आउट ले लो। अरे कितना लग जाएगा, 10-20 रुपए लग जाएगा बे, क्योंकि मोबाइल से एग्जाम में तो नहीं देखोगे ना एग्जाम। अच्छा प्रिंट आउट लोगे तो उस पर लिख भी सकते हो, वर्किंग भी कर सकते हो। और इसको एग्जाम कंडीशन में देखो, बनाओ, बैठ गए शाम को 6 से 9, बैठ गए शाम को 7 से 9, या बैठ गए 2 से 5, और उसको छोड़ दो। 1 घंटे बाद अपना कोई दोस्त हो उसको बोलो या खुद से, अब सजेस्टेड आंसर ये छापने की जरूरत नहीं है, सजेस्टेड आंसर तो मोबाइल में देख लो, वेब पे देख लो, और कंपेयर करो। कॉस्टिंग पढ़ा है? कंपेयर, बेटा जब कंपेयर करोगे ना, तब जो चीज समझ में आएगी कि मेरी क्या गलती हो रही, खुद से ही कंपेयर करो और अपने आप को इवेल्युएट करो। अपने आप को क्या दो बेटा, नंबर दो। अपने आप की जो डिस्क्रिपेंसी है, वेरिएंस है, वेरिएंस मार्क करो कि इंस्टीट्यूट क्या कहता है। देखो सजेस्टेड है, हमारा या किसी टीचर का तो है नहीं, सजेस्टेड एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास है, हमसे या किसी भी टीचर से बढ़िया है सजेस्टेड, चेक करो। और एक अटेम्प्ट ये दे दो, एक राउंड जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या करना, जनवरी 25 मत देखना, पहले जनवरी 25 का आईसीआई का साइट लेना, और फिर यही क्रम वहां दोहराओ, ये एक बार, ये 2 बार, मन करे तो फिर मई 25 भी ले लेना। एकदम बढ़िया से तैयारी। आरटीपी बेकार होता है, मैं आरटीपी का बहुत बड़ा वो नहीं हूं, प्रशंसक नहीं हूं। उसमें तो वही पास्ट ईयर क्वेश्चन मिक्स करके हर एक चैप्टर से दे देते हैं, वो ठीक नहीं होता। पास्ट ईयर ठीक होता है, 24, 25, 22, 23 मत देखना, ओल्ड सिलेबस था। मई 24 से देख सकते हो, मई के देख लो, से क्या बोलते हैं, 24 के देख लो, 25 के देख लो, और 26 के देख लो। बस बेटा इतना ही मुझे आपको बताना है। अब कल बताओ क्या पढ़ा जाएगा। कल थोड़ा और डिटेल पढ़ाएंगे। अभी मुझे लगा कि आपने कितनी तैयारी की है, नहीं करी है। कल मैं और आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। काम करो, आज कैश फ्लो पढ़ो, और परसों मैं जब आऊंगा तो मैं आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक रहेगा? इसके बाद में बाई बैक करना है कि नहीं करना है? बाई बैक करना हो तो बाई बैक कर लेना, अगले हफ्ते फिर रिकंस्ट्रक्शन भी कर लेना, और फिर अमालगमेशन कर लेना, और फिर कंसोलिडेशन कर लेना। ये 6 चैप्टर बेटा बढ़िया हो जाए, फिर ब्रांच कर लेना, और फिर इन्वेस्टमेंट कर लेना। देखो ना, एक क्लास एक क्लास एक क्लास, इसको 2 में करेंगे, इसको दो 2 में करेंगे, इसको 3 में करेंगे, और इसको 1 में करेंगे, या 2 कर लेंगे। क्योंकि देखो एग्जाम में ये भी आता है मस्ट, ये भी आता है मस्ट, ये भी आता है मस्ट, ये भी आता है मस्ट। तो कितने हो गए? आज 1 हो गया, 1 2 3 4, 4 8 12, ठीक है। 12 क्लासेज पहले ये करते हैं, मतलब 25 जुलाई तक करते हैं, उसके बाद प्लान करेंगे। फिर उसके बाद जो जो ये सब बोलेंगे वो ये सब कराते रहेंगे, ठीक रहेगा ना? तो परसों फिर 2 बजे सब लोग, है ना, अपने ऐप पे आइए, और ऐप पे इसको ध्यान से देखिए। जो ऐप पे नहीं है वो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ये क्लासेज यूट्यूब पर भी चलती रहेगी। लेकिन आज मैं फिर कहता हूं, आज कैश फ्लो जो भी आपके पास हो, नहीं कुछ हो तो सीए इंस्टीट्यूट के असाइनमेंट से ही आज सारे कैश फ्लो को
30-40% सॉल्व करो कॉपी पे और 70-80% ऑडिट कर दो। फिर मेरे से परसों मिलो। और परसों एक आपके लिए खुशखबरी है, परसों 2 से 4 अकाउंट तो चलेगा ही रिवीजन में, उसके बाद 4, 15 या 20 से आपके लॉ वाले सर, इसके साथ सर जो कंपनी सेक्रेटरी हैं और पिछले 25 सालों से जब से टॉपर्स बना है तब से लॉ पढ़ाते हैं, इसके साथ साथ आपका लॉ का रिवीजन कराएंगे। 1 घंटे वो भी रिवीजन होगा, तो 1 घंटे 1.5 घंटे मेरा होगा, 1 घंटे उनका होगा। आपका पूरा एकदम कंप्लीट रिवीजन चलता रहेगा। टैक्स वाले सर आ गए तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाले दिन में वो भी कर देंगे। हम लोग तो टीटीएस में करेंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाले में हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 घंटे वो भी करा दें। पहले फर्स्ट ग्रुप के करिए, ज्यादा प्लान ठीक नहीं है, फिर देखा जाएगा सेकेंड ग्रुप, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप में ही तो मुश्किल है यार, सेकेंड में तो अकाउंट कॉस्ट एफएम तो निकाल ही दे रहा है। तब तक आप सभी प्यारे बच्चों को एक टारगेट कैश फ्लो बनाना है। धन्यवाद।